राजधानी दिल्ली में हत्या की खौफनाक वारदात। मोहब्बत में फरेब और कत्ल की खौफनाक दास्तान। अपनी लिव इन पार्टनर के 35 टुकड़े करने वाले सनकी आशिक की कहानी। प्रेमी से मर्डर और फिर हैवान बनता चला गया आफताब। मोहब्बत का कत्ल, लाश के 35 टुकड़े, हर दिन अपने गुनाहों के सबूत मिटाता था आफताब। आफताब ने फ्रिज में भर दिए थे श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े, रोज जंगल में फेंकने जाता। श्रद्धा आफताब की मोहब्बत का खौफनाक अंत, पुलिस भी हैरान। जिंदा होती श्रद्धा अगर मान लेती अपनों की बात। जंगल में शव के टुकड़ों की तलाश में खाक छान रही दिल्ली पुलिस। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे देश के सबसे ताकतवर लोगों का बसेरा कहा जाता है। करीब 2 करोड़ लोग इस राजधानी में रहते हैं और इनकी हिफाजत के लिए 90,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। शायद दिल्ली के हर कोने में पुलिसकर्मी मौजूद होता है, लेकिन इन्हीं 2 करोड़ लोगों और 90,000 पुलिसकर्मियों के बीच एक हत्यारा बेखौफ होकर न सिर्फ दिल्ली भर में घूमता रहा, बल्कि एक शव के टुकड़ों को पूरे 18 दिनों तक अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये इस शहर और शहर की पुलिस पर एक गंभीर सवाल है। गंभीर इसलिए क्योंकि एक हत्यारा जो दिल्ली का ना होकर भी, शहर से पूरी तरह अनजान होने के बावजूद भी इसी दिल्ली में पहले एक कत्ल करता है और फिर पूरे शहर में बेखौफ होकर घूमता रहा। यहाँ तक कि हत्या के बाद भी कातिल दिल्ली से भागा नहीं, बल्कि इसी शहर में बेखौफ होकर सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। ये कहानी श्रद्धा की कत्ल के साथ दिल्ली में खत्म जरूर हुई, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी साल 2018 में माया नगरी कही जाने वाली मुंबई से। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद श्रद्धा पहली बार नौकरी की तलाश में मुंबई पहुंचती है। पालघर के वसई इलाके में अपने मां बाप के साथ रहने वाली 25 साल की श्रद्धा को मलाड इलाके में मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है 30 साल के आफताब पूनावाला से, जो इसी कॉल सेंटर में नौकरी करता था। करीब 8-9 महीनों की मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। साल 2019 की शुरुआत में श्रद्धा और आफताब अलग अलग रहने की बजाय एक साथ रहने का फैसला करते हैं, जिसके बाद दोनों मलाड में किराए का घर लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। जबकि श्रद्धा का परिवार वसई इलाके में रह रहा था। इसी बीच श्रद्धा अपनी मां से आफताब के बारे में सब कुछ बता देती है और मां से होते हुए यह बात पिता को पता चलती है, जिसके बाद दोनों माता पिता आफताब के साथ रिश्ते को लेकर श्रद्धा को मना करते हैं। लेकिन माँ बाप के समझाने के बावजूद भी श्रद्धा आफताब के साथ लिव इन में रहने और उसी से शादी करने की जिद पर अड़ी रहती है। माँ बाप की नाराजगी जताने पर आखिरकार श्रद्धा घर से अपना सारा सामान उठाती है और यह कहकर चली जाती है कि आज से आपकी कोई बेटी ही नहीं है। जिसके बाद कुछ वक्त तक श्रद्धा और उसके परिवार वाले आपस में दूरी बना लेते हैं, मगर श्रद्धा के दोस्त श्रद्धा की फेसबुक और उसके व्हाट्सएप स्टेटस से श्रद्धा के माँ बाप को लगातार उसकी जानकारी मिल रही थी। इसी दौरान 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की मां सुमन की मौत हो जाती है। वहीं मां की मौत की खबर सुनने के बाद श्रद्धा एक बार फिर लौटकर वसई आती है, लेकिन सारी रस्में निभाकर एक बार फिर वह मुंबई आफताब के पास लौट जाती है। 2019 में वो मलाड के इधर जो कॉल सेंटर वहाँ पे जॉब करती थी। मीन टाइम उसका आफताब पूनावाला जो जवान मान रहता है, उससे उसका फ्रेंडशिप हुआ था। बाद में उनका अफेयर हो गया, तो उन्होंने पिताजी को बोला 2019 में कि वो मेरा ये आफताब से मेरा दोस्ती है, मेरा फ्रेंडशिप है और मुझे शादी करना है, जो भी कुछ है उसके बारे में बताया। लेकिन वो घर वालों का उनको अपोज था। लड़की ने घर वालों का बात सुना नहीं, वो सीधा लिव इन रिलेशन में रहने के लिए वसईपुर में रहने के लिए शुरू किया, नायका ईस्ट में। मीन टाइम जनवरी 2020 में उसकी माँ ऑफ हो गई। वो माँ ऑफ होने के वास्ते वो पिताजी को घर पे 15 दिन के लिए मिलने आई थी। सब विधि होने के बाद वापस वो अब तक साथ रहती थी। इन बिटवीन 2 साल वो रहती थी उनके साथ में। उसका एक करीब दोस्त है बचपन का, उसका नाम है लक्ष्मण नाडर। उन्होंने पिताजी को फ़ोन किया सितंबर 2022 में कि वो जो श्रद्धा का फ़ोन कम से कम 2-2.5 महीने से बंद है। शायद मई महीने से
सितंबर तक मोबाइल बंद है ऐसा बता दिया उसने उसके पिताजी को और उसके भाई को बोला ये नाडर ने। तो पिताजी ने लक्ष्मण नाडर को उसके घर पे बुलाया, डिटेल पूछा तो उसने बोला कि लड़की और वो अब तक साथ में रहते थे, 2-2.5 साल से रहते थे, लेकिन मार्च 22 से वो शायद दिल्ली रहने के लिए गए। तो लेकिन वो मई महीने से उनका फ़ोन बंद है। तो ज़रूरी ये बात है कि सच में वो लड़की जिंदा है नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, अपने को इन्फॉर्म लेना जरूर है, ऐसा उन्होंने बता दिया। इमीडिएट उसके पिताजी ने एक एप्लीकेशन डाला था वैसे पुलिस को, एप्लीकेशन हमारे पास आगे इन्वेस्टिगेशन आया था। मीन टाइम हमारे डीसीपी सर थे, उन्होंने हमें बोला कि भाई ये जो एप्लीकेशन के बारे में जो लड़की मिसिंग है उसके बारे में ज़रा पता करना जरूरी है। हमने सू मोटो हमारा जो नहीं जरूरत था, लेकिन हमने सू मोटो वो लड़की का 2-2.5 महीने से, अगर वो लक्ष्मण बोलता है कि लड़की 2-2.5 महीने से उनका मोबाइल बंद है सब है, लेकिन हमारे पास वैसा कुछ सबूत नहीं था कि वो लड़की दिल्ली रहती है और यहाँ रहते। तो हमने सू मोटो हमने मिसिंग दाखिल किया था। और जो हमारे टीम के जो हमारा जो विशेष स्पेशल ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर स्थानक साहब है, उनका टीम है, वो हमने उनका इंक्वायरी, वो जो मिसिंग का इंक्वायरी था उनको स्पेशल तौर पर उनको दिया है, क्योंकि वो स्पेशल केस का समस्या में उनको हैंड ओवर किया था। उन्होंने उनका जो आफ्ताब जो है लड़का, बाद में लड़की श्रद्धा, दोनों का मोबाइल का सब कॉल डिटेल निकाला 1.5-2 साल का। तो उनको जरूरी मिला इन्फॉर्मेशन कि ये मई महीने से उनका फ़ोन बंद है, लड़की का फ़ोन, फेसबुक, बैंक का अकाउंट, सब डिटेल सब उन्होंने चेक किया। तो उनको लगा कि साला ये सब लक्ष्मण नाडर ने बताया कि इस हिसाब से सब उसका बंद है। तो बिन टाइम वो आफ्ताब को मैंने, आफ्ताब जो पुनः लड़का है उसको भी हमने बुलाया, उसके मोबाइल फ़ोन करके। तो लड़का आया था, उसके पूरा इंक्वायरी किया हमने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने इतना ही बोला कि साहब हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का मई महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था, हर बात अलग अलग बात कर रहा था। श्रद्धा के घर छोड़ जाने के बाद पिता और श्रद्धा के बीच करीब 2 सालों तक कोई बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन उसके दोस्तों और सोशल मीडिया के जरिए उसके पिता हमेशा ही उसकी जानकारी लेते रहते। फोन पर जब भी श्रद्धा उनसे बातचीत की तो हमेशा समझाते थे, क्योंकि श्रद्धा की मां सुमन ने एक बार उनसे बताया था कि आफ्ताब अक्सर श्रद्धा से मारपीट करता था। पिता के कहने पर श्रद्धा ने कहा कि आफ्ताब अब सुधर गया है और उसने अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली है। पिता के बार बार समझाने पर श्रद्धा नहीं मानी और परिवार की नाराज़गी को देखते हुए दोनों ने मुंबई छोड़ने का फैसला किया और पहुंच गए राजधानी दिल्ली। दिल्ली आने के बाद दोनों सबसे पहले पहाड़गंज इलाके के एक होटल में रहते हैं, फिर अगले दिन एक और होटल में रुकते हैं और उसके बाद कुछ दिनों तक वे अपने एक कॉमन फ्रेंड के घर पर रुकते हैं। इसके बाद वे लोग छतरपुर इलाके में एक घर किराए पर लेते हैं। यही वो घर है जहां श्रद्धा के कत्ल की साजिश आफ्ताब ने रची और फिर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा नौकरी की तलाश शुरू करती है, जबकि आफ्ताब को एक कॉल सेंटर में काम मिल चुका था। श्रद्धा के पिता और उसके भाई से उसकी एक लंबे अरसे से बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन श्रद्धा के पिता को उसके दोस्तों के जरिए यह पता चल चुका था कि दोनों अब दिल्ली में हैं और छतरपुर इलाके में कहीं रह रहे हैं। कई महीने गुजर जाने के बाद श्रद्धा के एक दोस्त लक्ष्मण ने उसके भाई को फ़ोन कर बताया कि पिछले 2 महीनों से श्रद्धा का मोबाइल बंद है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई फ़ोन आया है? वहीं इस बात को जानने के बाद श्रद्धा के पिता ने लक्ष्मण को फिर फ़ोन किया और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछताछ की। श्रद्धा के पिता को लक्ष्मण ने बताया कि अमूमन हर 2-3 दिन में श्रद्धा से उसकी बात हो जाया करती थी, लेकिन पिछले 2-2.5 महीनों से उससे कोई बात नहीं हो पाई है और उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है। इस बात को जानने के बाद श्रद्धा के पिता ने उसके अन्य दोस्तों को फ़ोन लगाना शुरू किया और सभी ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि पिछले 2-2.5 महीनों से श्रद्धा से उनकी कोई बात नहीं हुई है, जिसके बाद वह घबरा गए और उन्हें अनहोनी की चिंता सताने लगी। अपनी बेटी की फिक्र में पिता ने वसई की मानिकपुर पुलिस स्टेशन का रुख किया और श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चूँकि श्रद्धा राजधानी दिल्ली से गायब हुई थी, लिहाजा मानिकपुर पुलिस ने दिल्ली की महरौली पुलिस को मामला दर्ज कर रिपोर्ट भेज दी। 9 नवंबर को श्रद्धा के पिता की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। पिता ने दिल्ली पुलिस को आफ्ताब और श्रद्धा के रिश्ते और दिल्ली के छतरपुर में रहने वाली बात भी बताई थी, जिसके बाद महरौली पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और सबसे पहले उसने आफ्ताब के फ़ोन में झांकना शुरू किया तो पता चला कि आफ्ताब की लोकेशन मई से दिल्ली में ही है। पर इस फ़ोन से यह पता नहीं चल पाया कि 19 मई के बाद से श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन
क्यों बंद है। यह बात हैरान करने वाली थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने आफ्ताब से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में आफ्ताब पुलिस को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि श्रद्धा और उसका 19 मई को झगड़ा हुआ था, जिसके बाद श्रद्धा उसे और उसका घर दोनों को ही छोड़कर उसी रोज चली गई। उसने पुलिस को झांसा देते हुए कहा कि श्रद्धा से बातचीत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन बंद था। इस दौरान पुलिस ने छतरपुर में आफ्ताब के किराए वाले घर की भी तलाशी ली, लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे आफ्ताब पर पुलिस को शक हो। लेकिन लगातार पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने कई बार अपने ही बयानों से पलटता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ और अंदेशा लगाया कि आफ्ताब कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। इसी के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो फिर आफ्ताब ने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जो 2 करोड़ की आबादी और 90,000 पुलिस वाली इस दिल्ली ने शायद इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। शायद आफ्ताब को यकीन था कि 6 महीने बीत चुके हैं और अब पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी और न ही श्रद्धा का सच कभी जमाने के सामने आ पाएगा। लेकिन सच सामने आ गया और आफ्ताब अब पुलिस के सामने था। बारी अब पुलिस की थी और आफ्ताब ने कहानी सुनानी शुरू की तो दिल्ली पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में आफ्ताब ने सबसे पहले 18 मई से लेकर 5 जून के बीच उन 18 दिनों की कहानी सुनाई जब उसने एक कत्ल के बाद अपने राज को दफनाने और श्रद्धा की हत्या के सबूत को मिटाने का काम शुरू किया था। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि वह 18 मई की रात थी जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह वही पुरानी श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफ्ताब हमेशा की तरह टाल रहा था। मगर इस रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर आफ्ताब ने श्रद्धा का गला जोर से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सांसें उखड़ नहीं गई। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने बेहद ठंडे दिमाग से साजिश रचनी शुरू की। पहली रात लाश के साथ उसने उसी घर में गुजारी। अगले रोज यानी 19 मई को दिन में स्थानीय मार्केट से एक बड़ा वाला फ्रिज खरीद कर लाता है और साथ में एक आरी भी। घर आने के बाद वह बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करता है। वहीं छोटे छोटे पॉलीथीन पहले से ही लाकर रख लिया था। बाथरूम में बैठकर वह शव के टुकड़े करता और बाथरूम साफ करता और बीच बीच में घर में परफ्यूम मारता ताकि बदबू ना आने पाए। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मई का महीना था और गर्मी तेज थी, जिसके कारण 24 घंटों के अंदर ही शव बदबू मारना शुरू कर दिया था। लाश के टुकड़ों को वह बारी बारी से उसी फ्रिज में रखने लगा था जिसमें वह पहले से पीने का पानी और दूध रखा हुआ था। पूरी लाश के टुकड़े एक दिन में नहीं हो सकते थे, लिहाजा उसने आधी अधूरी लाश उसी फ्रिज में डालकर रख दी बाकी टुकड़ों के साथ। फिर रात को जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद आराम किया और फिर रात 2 बजे लाशों के टुकड़ों की पहली किस्त पॉलीथीन में डालकर पिट्ठू बैग में रखता है और फिर घर से निकल पड़ता है। उसके बाद पैदल ही महरौली के जंगल में जाता है और लाश के टुकड़ों को फेंककर वापस घर लौट आता है। फिर उसी कमरे में बड़े इत्मीनान से सो जाता जिसमें उसने फ्रिज और फ्रिज के अंदर श्रद्धा की लाश रखी थी। 19 मई से शुरू हुआ यह सिलसिला अगले 18 दिन यानी 5 जून तक लगातार इसी तरह से चलता रहा और उसने इन 18 दिनों में हर रात ठीक 2 बजे पॉलीथीन में पैक श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को बैग में डालता और घर से निकल पड़ता और फिर कहीं सुनसान जगह पर फेंक कर लौट आता था। उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े कभी भी एक ही इलाके में या एक ही जगह पर नहीं फेंके, बल्कि हमेशा ही अलग अलग इलाका और अलग अलग जगह चुनी ताकि लाश के टुकड़े अगर कहीं मिल भी जाएं तो लाश की असलियत ना मिल पाए। इन 18 दिनों में आफ्ताब ने न किसी पड़ोसी से मुलाकात की और न ही किसी से बातचीत। आफ्ताब ने पुलिस के सामने तो अपनी कहानी सुना दी, लेकिन अब बारी है दिल्ली की महरौली पुलिस की। उन 18 दिनों में फेंके गए टुकड़ों को समेटना है। पुलिस अब तक आफ्ताब की निशानदेही पर कई जगह जा चुकी है, जहां से 15-16 से अधिक लाशों के टुकड़े बरामद कर लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर गायब हैं। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि इन टुकड़ों को इकट्ठा करना और इन्हें सबूत के तौर पर
साबित करना होगा कि यह श्रद्धा के ही लाश के टुकड़े हैं। वैसे 6 महीने का वक्त बीत चुका है, टुकड़ों का मिलना अब आसान नहीं है। फिर भी पुलिस आरोपी को साथ लेकर महरौली के जंगल में खाक छान रही है। दिल्ली पुलिस को वह फ्रिज जरूर मिल चुका है जिसमें श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे हुए थे, वह भी इसलिए क्योंकि आफताब को खुद पर इतना भरोसा था कि पुलिस उस तक या उसके घर तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन आफताब अब पुलिस की हिरासत में है, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती श्रद्धा की हत्या में सबूत जुटाना भी है, क्योंकि लाश के सैंपल तो मिल रहे हैं लेकिन उन्हें साबित करना कि वह श्रद्धा की ही है एक टेढ़ी खीर है। श्रद्धा के मोबाइल फोन को भी आफताब ने महाराष्ट्र के किसी इलाके में ले जाकर फेंक दिया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस को दिए अपने बयान में आफताब ने बताया कि श्रद्धा की हत्या के 15 दिन बाद ही उसने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई थी, जो उसके घर पर अक्सर आया करती थी, लेकिन उसे भी कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि जिस घर में वो आ रही है वहां पर श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे हुए हैं। आफताब ने खुद को बचाने के लिए श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी लंबे समय तक इस्तेमाल करता रहा और उसके दोस्तों से श्रद्धा बनकर बातचीत करता रहा। पुलिस के सामने तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन अदालत में इस गुनाह को साबित करने के लिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। राजधानी दिल्ली से आए इस खौफनाक हत्याकांड की खबर से पूरा देश सन्न है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है और अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े करने के बाद सुकून से कम्बल ओढ़कर कैसे सो सकता है। मोहब्बत में फरेब और कत्ल की एक खौफनाक दास्तान शायद ही कभी कोई भूल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़।